नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद की निंदा काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी आतंकवाद से हमदर्दी रखता है, व्यक्ति, संस्था या देश, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि राजनाथ सिंह के इस भाषण को पाकिस्तान के चैनलों पर प्रसारित नहीं किया गया और लगभग पाकिस्तानी मीडिया ने इसका ब्लैकआउट किया। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह के दौरे के विरोध में इस्लामाबाद में आतंकी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हाफिज सईद जैसे लोग भी शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जैसे आतंकी संगठन भी शामिल हैं। पाकिस्तानी गृह मंत्री के साथ किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत की खबर भी नहीं मिली है। गृह मंत्री की पाकिस्तान यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जबकि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में कई तरह की हिंसक घटनाएं देखने को मिली। 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। अब फिलहाल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो सार्क बैठक हुई है, इसका नतीजा क्या माना जाए, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि दोनों मंत्रियों ने जो है आपस में हाथ तक नहीं मिलाया है। और फिर उसके बाद जब नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे सार्क के लिए, तो किस तरह से क्या कोई ग्राउंड वर्क हो पाया इस मीटिंग के दौरान। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर SD मुनी हैं, पूर्व राजनयिक हैं और साथ ही विदेश मामलों के जानकार माने जाते हैं। दूसरे खास मेहमान संजय कपूर हैं, एडिटर हैं हार्ड न्यूज़ मैगजीन के, विदेश मामलों की अच्छी पकड़ रखते हैं। मेहमान हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती मौजूद हैं, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं और फिलहाल डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF में। उर्मिलेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भारत पाक रिश्तों पर नज़र रखते हैं। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से ख़ास मेहमान इम्तियाज़ गुल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं वो इस्लामाबाद से। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में, वो ये है कि क्यों हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की जो उनका बयान था, जो उनकी स्पीच थी, उसका ब्लैकआउट क्यों किया गया, क्यों नहीं दिखाया गया? वो मेरा ख्याल है कि काफी सारे लोगों की इग्नोरेंस है इस हवाले से। सार्क के जो अपने सेशंस होते हैं उसमें यूजुअली दे आर क्लोज डोर सेशंस। उसमें किसी भी मंत्री की, किसी भी ऑफिशियल की तकरीर या भाषण जो है वो मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। हमें इसीलिए ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने वहाँ पे अपनी तकरीर में क्या कहा है, उसके कंटेंट्स अभी तक हमें नहीं मालूम हो सके। तो हमारे आजकल बस मीडिया का ये एक बन गया है, एक फैशन बन गया है कि कहीं से एक बात सुन के उस पर शुरू कर देते हैं, उस पर तनकीद, आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। हमने जो चेक किया और इससे पहले भी सार्क के मीटिंग्स होती रही हैं, उसमें कभी भी क्लोज डोर सेशन की जो तकरीरें होती हैं वो मीडिया में नहीं आती हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस पे इतना शोर क्यों मचाया जा रहा यानी है। आप ये कह रहे हैं कि ये कोई इरादतन बात नहीं हुई है, बल्कि इन क्लोज डोर मीटिंग्स में चूंकि कोई कैमरा नहीं पहुंचता, इसलिए जो है इसको टेलीकास्ट नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसको भी वहां नहीं घुसने दिया गया और दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स थे इस बात को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। जी, ये बिल्कुल सही है कि जो पहला इनॉग्रेल सेशन था उसमें इंडियन मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई, जो कि मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है, गलत है। और इस पे उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन होगी ऑफिशियल्स की, लेकिन हमारा अपना सिविल सोसाइटी ये कहना है कि अगर वीज़ा मिल गया था इंडियन मीडिया को तो उसको फिर इनॉग्रेल सेशन में भी एक्सेस देनी चाहिए थी। ये एक उसूल की बात है। ये यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक एतराज़ कर रहे हैं। ठीक है संजय कपूर, क्या आप इसको ऐसा ही समझते हैं जो बात हो रही है वहाँ पर, जो कह रहे हैं कि ये जो है इरादतन मामला नहीं हुआ है, इंटेंशनल नहीं है, बल्कि चूंकि किसी को इजाज़त नहीं थी और कोई भी वहाँ पर जितने भाषण हुए थे उन्हें टेलीकास्ट नहीं किया गया या उनके बारे में पत्रकारों को खबर नहीं है और उसमें भारत के गृह मंत्री का नाम भी शामिल है? देखिए, ये तो माहौल के हिसाब से कानून बनाते हैं। ऐसी बात नहीं कि पहली दफ़ा ये सार्क का ये इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने भी कई सारे इनके फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे और जो और भी अधिकारीगण हैं उनके लेवल पे मीटिंग्स अटेंड करी, दिल्ली में भी और थिम्पू में भी और भी जगह पाकिस्तान में भी। तो वहाँ पर है ना, अगर माहौल ठीक होता है तो वो एक्सेस देते हैं। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होती है, उसके बाद तमाम अगर होम मिनिस्टर अगर बोल रहे थे उसका भी होना चाहिए था। परंतु वहाँ पे अगर आपने देखा है कि जैसे हाफिज सईद हैं, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको किसी तरीके की इम्पोर्टेंस ना दी जाए, उनसे बात नहीं करी जाए और कश्मीर के बारे में आलोचना करी जाए।
तो वहाँ पर वहाँ की सरकार ये सेंसिटिविटी दिखा रही है कि उनको बुलाया, परंतु उनको किसी भी तरीके का कोई पब्लिसिटी, कोई ट्रैक्शन नहीं देना चाहती है। तो उनका जो अंदरूनी जो परेशानी है उसको मैनेज करने का उनका अपना अंदाज है। पर और मुझे इस लगता है कि बर्ताव को बहुत कैसे छोटा माना पन जाए है। कि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पहुंचने में 19 किलोमीटर का फासला था और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया? क्या ये अच्छा बर्ताव माना जाएगा गृह मंत्री के साथ, या किस तरह से आप इसे देखेंगे? देखिए, अच्छा व्यवहार तो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक पूरा उन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर रखा है कश्मीर में जो हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति भी कश्मीर के इर्द गिर्द काफ़ी हद तक घूमती है। जो हिंदुस्तान की तरफ उनकी जो नज़रिया है वो किस तरीके से हम कश्मीर को मैनेज करते हैं उस पर काफ़ी हद तक निर्भर होती है। अभी आपने देखा पिछले कोई 20-25 दिन से कश्मीर में हालात ख़राब हैं, तो उससे पाकिस्तान को मौका मिल गया कि वो मॉरलाइज़ कर सकें, वो इस तरीके से बात कर सकें जैसे कि जो हो रहा है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो उसमें हिंदुस्तान किस तरीके से उसको एड्रेस करता है और किस तरीके से उसे डील करता है, उसमें कुछ हद तक एक फ्रिक्शन और एक टेंशन की बात है। तो अगर होम मिनिस्टर को हवाई हेलीकॉप्टर से ले जाया गया सरीना में, तो उसका मतलब ये भी है कि वो सुरक्षित नहीं थे अगर सीधे जाने के लिए। दूसरी बात, हम ये सुन रहे थे कि वहाँ पर प्रोटेस्टर्स भी करीब 150-200 मीटर सरीना के बाहर है ना खड़े हुए थे और वो लोग सब नारेबाजी कर रहे थे। जी हाँ। तो प्रोफेसर मुनी, बताइए, फिलहाल की खबरें आनी चाहिए थी कि दोनों मंत्रियों के बीच या बाकी देशों के बीच जो मंत्री हैं उनके बीच क्या बातचीत हुई, क्या ग्राउंड वर्क तैयार हुआ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कड़ी मानी जाती है, जबकि साल के आखिर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बैठकें होंगी। लेकिन खबरें हमें मिल रही हैं कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने गले नहीं मिले, उन्होंने लंच नहीं किया। इस तरह की खबरें, ऐसे माहौल में क्या हम उम्मीद करें कि वाकई किस तरह से ये मीटिंग रही होगी? देखिए, ये बायलैटरल नाराज़गी जानबूझ के जाहिर की गई है। और अगर आपको याद हो तो जो काठमांडू की सार्क समिट हुई थी उसमें नवाज़ शरीफ और नरेंद्र मोदी की इनिशियल बॉडी लैंग्वेज भी यही थी। तो प्रॉब्लम ये है कि जब माहौल बिगड़ा हुआ है तो सरकारें जताना चाहती है कि हम नहीं झुक रहे हैं और इसीलिए तनाव में बैठे हुए हैं। जैसा आपने पहले सवाल पूछा कि हेलीकॉप्टर से क्यों ले गए और भाषण को क्यों नहीं दिखाया गया, एक दो बातें में मेरे हिसाब से ये है। हेलीकॉप्टर से इसलिए ले गए कि एक तो सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है पाकिस्तान की कि वो रिस्क ले सकती है सुरक्षा के हालात से। दूसरी बात यह है कि अगर ले जाते तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होता तो और सरकार की फजीती होती उसमें। तीसरी बात यह है कि जो भाषण नहीं दिखाया गया, एक बात तो इसी जो तनावपूर्ण माहौल है उसको प्रदर्शित किया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी वहाँ दाऊद का मसला उठाने वाले थे, पठानकोट का मसला उठाने वाले थे, मुंबई का मसला उन्होंने उठाया है। वहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान टेररिज्म में सहयोग नहीं करता है। ये सब बातें वो वहाँ कहते तो मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ की सरकार की और मुजम्मत होती जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है। और आपको लगता है ना दिखाने के पीछे ये वजह रही होगी? लेकिन ज़्यादातर चूंकि ये टेलीकास्ट लाइव होते हैं और शायद इस बात का अंदाज़ा वहाँ की मीडिया या सरकार को भी नहीं रहा होगा कि राजनाथ सिंह क्या कहने जा रहे हैं, तो पहले से ये फैसला किया गया होगा बिना ये जाने हुए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदाज लिख जा, जैसे होम सेक्रेटरीज की जो बात होती है पहले, और यहाँ के अखबारों में राजनाथ सिंह जी ने खुद ओपनली पब्लिकली कहा था कि मैं इस तरह के मुद्दे उठाऊंगा कि क्यों पाकिस्तान हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार वहाँ की मैं समझता हूँ डर गई है। अभी भी ये हाफिज़ सईद और जो दूसरे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नवाज़ शरीफ की बहुत मजम्मत कर रहे हैं, एक कारण से दूसरे कारण से, और अब ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान की तरफ झुक गए हैं। एक बात और जोड़ दूँ कि नवाज़ शरीफ ने अपने बयान में कश्मीर का नाम नहीं लिया। एंड डोंट बी सरप्राइज कि कल अखबारों में और हाफिज सईद वगैरह ये नहीं कहें कि देखिए ये बड़ी हिंदुस्तान की गुलामी कर रहे हैं। तो उनकी अपनी अंदर की मजबूरियां भी है, बजाय इसके कि इसके साथ साथ की टेंशन के माहौल को भी दिखा रहे हैं। अम्बेडकर चक्रवर्ती, इससे पहले कि राजनाथ सिंह वहां जाते उससे पहले ही नवाज शरीफ का बयान आ गया था कि कश्मीर कोई अंदरूनी मामला नहीं है भारत का और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मामला है। उस सब के बावजूद भी एक तरह से बड़ा दिल दिखाते हुए ये हालात के मद्देनजर गृह मंत्री वहां पहुंचे और उसके बाद जिस तरह का बर्ताव हुआ है उसे भारत में कैसे देखा जाएगा? पाकिस्तान का जिक्र तो प्रोफेसर मुनी ने कर दिया। देखिए, नवाज शरीफ कुछ दिनों से कश्मीर को लेके काफ़ी उसको उछाल रहे थे। उनके वहाँ एम्बेसडर्स की एक मीटिंग भी हुई है जिसमें उन्होंने कई बयानें दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर वही जो आप कह रही हैं भारत का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है, प्लेबिसाइट होना चाहिए। वही पुराना जो रिकॉर्ड उनका चलता है वही चलाया उन्होंने।
और उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को सबको बताया कि आप जाके अपने देशों में जाके इसका वो करिए, इसका प्रचार करिए और इसके लिए आप सपोर्ट मतलब गैदर करिए। ये सब बातें तो वो कह ही रहे थे। अब वो अंदरूनी उनकी पॉलिटिक्स जो है कश्मीर को उछाल के वो भी दिखा रहे हैं कि मैं भी मतलब ही हैज़ बीन अंडर प्रेशर फॉर क्वाइट सम टाइम। अब बात ये रही कि हमको क्या करना चाहिए था, राजनाथ जी को क्या करना चाहिए था। अब हमारी पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। हम तो वो फॉरेन सेक्रेटरी जब से वो जो टॉक्स थी उनको हमने रद्द किया, उसके बाद हम कहते रहे कि हाँ करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर ऑब्वियसली पॉलिसी बड़ा क्लियर है कि बातचीत इनसे क्या करें, बातचीत करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब वही है कि चिकन एंड द एग काइंड ऑफ सिचुएशन है। और पाकिस्तानी सोचते हैं कि जितना प्रेशर इंडिया पे डाल सके डालो, शायद वो मान जाए बातचीत करने में। सो ये चल रहा है, ये गेम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में राजनाथ जी उसी गेम के मुताबिक वो बोले थे कि हम तो बोलेंगे इसके बारे में। अगर आप नोटिस करें कि नवाज शरीफ ने अपने स्पीच में बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि हम तो चाहते हैं सार्क में टेररिज्म कोऑपरेशन हो और ये हो। और ये भी कहा कि एक आप टेररिस्ट बताइए, आप हमारे जज बनिए, आप हाँ, बताइए क्या एक जो करना है। टेररिस्ट कंट्री जो खुद टेररिस्ट को मतलब जन्म देता है और उनको इस्तेमाल करता है एक दूसरे देश के खिलाफ, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, मुझे तो लगता है ये अफगानिस्तान के खिलाफ भी यूज़ करते हैं। बांग्लादेश के होम मिनिस्टर जी तो मना कर दिया उन्होंने आने को। क्यों किया उन्होंने मना? क्योंकि उनको भी शक है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें भी शायद पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, ये तो जाहिर है कि वो भी ये समझते हैं। उर्मिला जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? भारत पाकिस्तान की राजनीति को एक पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर बहुत नज़दीक से आप समझते हैं। चूंकि ये कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी, द्विपक्षीय दौरा नहीं था, बल्कि ये तो कई देशों का, 8 देशों का जो है वो मंत्रियों को आना था और एक तरह से ग्राउंड वर्क तैयार करना था। वहाँ पर पाकिस्तान की सरजमीन पर गृह मंत्री का पाकिस्तान को ये कहना कि अगर कोई देश भी ऐसा करता है, आतंकवाद का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस बयान को आप उचित मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीर में हाल के दिनों में हालात बहुत ख़राब ना हुए होते तो भी भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से जो स्थितियाँ हैं, जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, जिस तरह से सार्थक कोई संवाद नहीं है, उसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं वो इस मीटिंग में बहुत कुछ अचीव नहीं करते, या दोनों तरफ से कुछ बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली थी। मैं समझता हूँ कि वो गए हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की इच्छा रखने वाले एक पत्रकार के तौर पे मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि वो नहीं भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि जाना बहुत ज़रूरी था और वो गए हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, जो कवरेज की अभी बात हो रही थी, देखिए हमने भी कुछ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, चोगम या सार्क। हमने देखा है कि जब आमतौर पे भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के जो बड़े नेता जो खासकर नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ डेलीगेशन का, वो जब कभी दिखते हैं तो दोनों देशों का मीडिया उनके पीछे भागता है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पहले ही तय कर लिया था कि किस स्पीच का कवरेज होना है, किसका नहीं होना है। तो ये कुछ बात बहुत जमती नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के मीडिया से कम वाइब्रेंट नहीं है, बहुत जीवंत है। और कई मौक़ों पर पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर, अपनी सरकारों के आतंकवाद से मिली भगत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने बढ़ चढ़ कर एक्सपोज किया है वहाँ के इस तरह के गठबंधन को। लेकिन तो अगर सरकार कैमरा ही अलाउ ना करे अंदर, या पत्रकारों को ही इजाज़त ना दे जाने की, तो फिर मीडिया क्या करेगा? एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब कि पहले अगर तय किया गया नहीं। एक और बात हो सकती थी जो मैं समझता हूं कि जैसे संजय कह रहे थे, हमने देखा है कि ठीक है, अगर कोई क्लोज डोर मीटिंग हो रही है और वहां नहीं अलाउ किया गया तो भी मीडिया के लोग लॉन्ज में कॉफ़ी पीते हुए या बाहर निकलते हुए कंसर्न कंट्रीज़ के मिनिस्टर से, उनके नुमाइंदों से लंबी बातचीत करते हैं। हमने स्वयं देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिना खार थी उस समय विदेश मंत्री, उनसे पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी जो मीडिया था वो बातचीत करने के लिए दौड़ पड़ता था। तो ऐसा नहीं है, बातचीत अगर करनी है, हिंदुस्तान की पोजीशन लेनी है, उनकी बात सुननी है, तो बहुत तरीके हो सकते थे जब वो कह सकते थे। और मुझे लगता है कहेंगे और कहना चाहिए उनको। अगर नहीं कहते हैं तो वो फेल करेंगे।
जी। और इसके अलावा दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारत में भी काफ़ी नाराज़गी है और उसको बड़ा कवरेज भारत में मिल रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन हैं आखिर उन्हें इतनी खुली छूट कैसे मिली है कि भारत के गृह मंत्री के लिए वो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर आए हैं, कर रहे हैं, बाकायदा बैनर्स लेकर आए हुए हैं। क्या ये सही माना जाएगा, खासकर जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस दौर से गुजर रहे हों? इम्तियाज़ गुल साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसी क्या मजबूरी है जो घरेलू जो पॉलिटिक्स है, सियासत है उसकी, कि वाकई जिनको टेररिस्ट भारत में माना जाता है, जो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों पर बैनर लेकर खड़े हुए हैं, कश्मीर की आवाज़ निकाल रहे हैं, भारत के होम मिनिस्टर के खिलाफ बातें कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूं, बार बार जो कवरेज की बात हो रही है ये आप लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। इसलिए कि जब मैंने कहा कि क्लोज डोर सेशन में जो हमने भी अपना इंक्वायरी की, क्लोज डोर सेशन की कभी भी कोई स्पीच नहीं दिखाई जाती। अभी हमारे जो ये जर्नलिस्ट भाई थे उन्होंने सही बात की कि अगर आपको वाकई कुछ पोजीशन अपनी क्लियर करनी होती है, लोगों से बात करनी होती है, मैसेज करना होता है, तो आप लोग बाहर भी कर सकते हैं। आप मैंने देखा, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। आज राजनाथ साहब ने हमारे गृह मंत्री को तकरीबन 5 मिनट तक इंतजार करवाया। हमारे गृह, मैं खुद सामने खड़ा था इत्तेफाक कॉन्फ्रेंस में, इनागुरल सेशन के लिए गया। मैसेज उनको बार बार आए कि जो हमारे इंडियन होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। 5 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद जाहिर है उन्होंने हाथ मिलाया। अब ये कहना कि हाथ नहीं मिलाया ये भी बिल्कुल झूठ है। हाथ उन्होंने मिलाया लेकिन बड़ा कोल्ड शोल्डर, कैजुअल अंदाज में, क्योंकि जाहिर है जो हालात हैं इस वक्त दोनों देशों के बीच। और दूसरी बात यह है कि अगर तो आप समझते हैं कि कश्मीर सिर्फ इंडिया का मसला है, तो फिर तो मेरा ख्याल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ हकीकतें हैं वो तो आपको कबूल करनी पड़ेंगी। 60-70 लोग अब तक वहाँ पे अगर मारे जा चुके हैं, क्या सारे टेररिस्ट हैं क्या उसमें? जहाँ तक फिर हाफिज सईद वाली बात है लश्कर तैयबा की, यहाँ तो कई दफा इवन सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ चुकी है, क्योंकि आपके जहाँ जो सिस्टम है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वही हमारे यहाँ भी है। उसके तहत अदालत पूछती है कि आपके पास सबूत क्या है। वो जब सबूत नहीं मिलता हुकूमत को, वो उसको छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने भी उसको छोड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी छोड़ा हुआ है। अब इंडिया के या यूनाइटेड स्टेट्स के किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देने से तो वो टेररिस्ट नहीं बन जाता। तो कैसे माना जाएगा फिर? नहीं इम्तियाज साहब, फिर कैसे माना जाएगा कि कोई टेररिस्ट है या नहीं? और खासकर ऐसे लोग जिनको भारत में जो बहुत सारे लोगों की जान लेने का भी सबब बने हैं। सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो आतंकवादी हैं या नहीं ये तय होना है, बल्कि यहाँ धमाके हुए हैं, लोग मारे गए हैं, और ऐसे लोगों को सोशल एक्टिविस्ट कहना सड़कों पर मौजूद है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भारत में भी सेंटिमेंट्स हैं जो लोगों के हर्ट हुए होंगे, और गृह मंत्री जाहिर है जवाबदेह हैं अपने लोगों के लिए? बिल्कुल, वो बिल्कुल गृह मंत्री जवाबदेह हैं, उनको उसका जवाब देना चाहिए यहाँ पे। और ये देखिए दो देशों के बीच का मसला है, दो गवर्नमेंट्स के बीच का मसला है। मैं कोई चीज अपने गवर्नमेंट का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे बोलता हूँ। जो जिन मजबूरियों का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को करना पड़ता है अपने देश के अंदर, उसी किस्म की सियासी मजबूरियों का सामना यहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री को भी करना पड़ता है। अंदर की हालत बहुत पेचीदा होती है। अब जैसे बहुत सारे सच भी होते हैं, झूठ भी होते हैं उसमें, इससे कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में या बायलैटरल रिलेशंस में बहुत सारी गिरें होती हैं, जो खोलना चाहें तो उसमें फिर बहुत सारे मुद्दे निकल आते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अभी हम अगर हमसे सार्क की बात कर लें, क्योंकि राजनाथ साहब आए थे सार्क कॉन्फ्रेंस में और बड़ी अच्छी बात है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया। लेकिन आपके मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो क्लोज सेशन में जो बात की है उन्होंने राजनाथ साहब ने, उसके जवाब में हमारे गृह मंत्री ने उनको वही जवाब दिए हैं। और उसमें तमाम दोनों मंत्रियों ने तमाम जो आउटस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर खुल के बातचीत की है। कोई ऐसी मसला नहीं है कि उस पर बातचीत नहीं हुई, सब ने किया। अगर के सार्क में बायलैटरल इश्यूज पे बात नहीं होती तो ये बस पाकिस्तान इंडिया की जो दुश्मनी है यूं ही चलती रहेगी, मुझे तो बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर मुनी, जो जिस तरह से देखा गया है पिछली बार काठमांडू में भी यही हुआ कि एक तरह से दोनों देशों की जो रिश्ते हैं वो पूरा सार्क जो है वो भेंट चढ़ जाता है उसकी। इस बार भी लगभग उस तरह का कम से कम जो गृह मंत्री के स्तर पर तो ये नजर आ रहा है। नहीं, ये बात ठीक है आप कह रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो माहौल है दो देशों के बीच में वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर मैं कश्मीर की मुद्दे पे एक बात कह दूँ आपसे। देखिए, सार्क का जो फोरम है वो लीगली आपको प्रोहिबिट करता है
कि आप किसी बायलेटरल और कंटेंशियस इशू को नहीं उठा सकते हैं। जो खाली द्विपक्षीय मसले हैं, और कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, टेररिज्म का मसला नहीं है। इसीलिए अगर नवाज शरीफ इसको उठाते तो वो सार्क के चार्टर का वायलेशन होता। और कोई भी और मिनिस्टर, उनका अपना होम मिनिस्टर भी, अगर राजनाथ जी के जवाब में भी कुछ कहेगा कश्मीर के बारे में, तो वो सार्क की जो नॉर्म्स हैं उसका सीधा वायलेशन होगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कहा होगा, और कहा है तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि उनके गृह मंत्री ने जवाब दिया। नहीं, जवाब दिया है जो राजनाथ जी ने टेररिज्म के मुद्दे उठाए हैं, जैसे पठानकोट पे कुछ कहा होगा, मुंबई पे कुछ कहा होगा, दाऊद पे कुछ कहा होगा, संभव है ये। लेकिन अगर उन्होंने कश्मीर उठाया है तो उन्होंने सार्क चार्टर को वायलेट किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर बायलेटरल मुद्दे साफ नहीं होंगे दोनों देशों के बीच में, तो चाहे कुछ कर लीजिए, सार्क आगे बढ़ नहीं सकता। देखिए, सार्क ने टेररिज्म का कन्वेंशन 1987 में अप्रूव किया था। उसके बाद 2004 में उन्होंने उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल, स्पेशल प्रोटोकॉल बनाया कि किस तरह से हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। 2004 से अब 12 साल और हो गए, और बात लगभग वहीं की वहीं है। बिल्कुल। संजय कपूर, इसके अलावा पिछली बार भी जो बात उठी थी, इस बार उतना जोर से नहीं उठ पाई है कि इसको पूरा एक वीज़ा फ्री जोन बनाने की बात हो रही थी, पूरे सार्क जोन को ऐसी बनाने की बात हो रही जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो फ्री हो सके, लोगों का आना जाना फ्री हो सके, विचारों का आदान प्रदान हो सके। ऐसे माहौल में ये सब कुछ आपको क्या संभव नज़र आ रहा है कि इस पर कोई बात भी आगे बढ़ेगी? जैसे प्रोफेसर मुनी ने कहा कि जो सार्क बहुत ग्लेशियल स्पीड से चलता है, इतने हल्के अंदाज में चलता है कि ये सब मुद्दे 2004 में भी बात हो रही थी, आज 2016 है, और हम लोग वही बात कर रहे हैं कि वीज़ा फ्री जिससे लोगों का मूवमेंट वगैरह हो सके। इस शक के माहौल में कोई चीज़ संभव नहीं है, और ख़ास कि जब से आतंकवाद का जो हमारे ऊपर दबाव आया है कि हर किसी को हम आतंकवादी, एक है ना अजीब एक इस्लामोफोबिया भी आपको दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर बातचीत कर सकते हैं हम लोग, है ना, कुछ हो सकता है कुछ लेवल के लोगों को अलाउ कर दें वीज़ा फ्री, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है ना इसमें तरक्की होगी। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में इनको बात करना था। टेरर कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में बात करना था, व्यापार को लेकर बहुत सारी बात करनी थी, पर चीज़ें फंस जाती हैं, चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, उसके बाद कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, उसके बाद हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, और अगर रास्ते मिल जाते तो अपने ना मुंह फेर लेते हैं। तो आज की स्थिति कुछ हद तक ऐसी है। जी, एम्बेसडर चक्रवर्ती, अगर भारत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़े तो क्या ये पूरा समूह ही एक तरह से आपको लगता है कि इसका संदर्भ या इसकी जो रेलेवेंस है वही खत्म हो रहा है? ख़त्म तो शायद नहीं होगा, क्योंकि कई नॉन कंट्रोवर्शियल जो एरियाज़ हैं उसमें तो काम चलता रहता है, पर जो असली मुद्दे, जो टेररिज्म का मुद्दा है, उस पर तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये समझता है कि वो टेररिज्म का जो टूल है वो इस्तेमाल करके वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा इन फर्दरेंस ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड अदर डिप्लोमेटिक गोल्स, तब तक तो बातचीत करके भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। पाकिस्तान इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, तब उन्होंने कहा था कि हमारा सॉइल इस्तेमाल नहीं होगा फॉर टेररिज्म, पर वो तो मुकर गए हैं उससे। तो अब तो देखिए कितनी सारी इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं, सब उधर ही से आ रहे हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान के जो एजेंसीज़ हैं उनका इसमें हाथ नहीं है, फिर तो देन वी आर इन अ ड्रीम लैंड। क्योंकि जिस तरह से पत्रकार कह रहे थे पाकिस्तानी कि ये कैसे माना जाएगा, वहाँ भी हमारे यहाँ भी कोर्ट हैं, और आपको अगर हमारी अदालतों पे भरोसा नहीं है तो सरकार पे कैसे भरोसा होगा, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कितने मानी जाए उनकी ये बात? तो बेफजूल की आर्गूमेंट्स हैं कि क्योंकि प्रूफ, अब वो प्रूफ मांगते रहते हैं, जब भी कुछ कहो तो कहते आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ देने के बाद भी कुछ नहीं होता है, कहते नहीं ये हमारी कोर्ट में नहीं। हमें मालूम है पाकिस्तान के कोर्ट कैसे चलते हैं, वो तो हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से उनके कोर्ट चलते हैं, तो वो तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करके सब कुछ कराया जा सकता है। प्रोफेसर मुनी, नहीं, मैं कह रहा था कि टेररिज्म के अलावा कनेक्टिविटी पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, एनर्जी पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। देखिए, सारा सार्क इसलिए भी चरमरा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर 3 और मुल्कों को प्रॉब्लम है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं है। जैसा पिनाक ने कहा बहुत सही, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और इनसे अगर आपके रिश्ते सुधरेंगे नहीं तो एक क्षेत्रीय संगठन अगर 7-8 देशों में से 4 देशों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स है तो कैसे बढ़ेंगे आगे? बिल्कुल।
उर्मिला जी, लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए, मुझे भी ये लगता है कि सार्क को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रोफेसर मुनी कह रहे हैं बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को भारत समस्याग्रस्त ही है, ठीक उसी तरह से भारत से भी बहुत सारे मुल्कों को प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे अभी हाल के दिनों में आप देखिए, नेपाल, इतने बेहतरीन रिश्ते पारंपरिक रूप से कभी भी चाइना रिप्लेस नहीं कर सकता है राजनयिक रिश्तों में भारत को। भारत सिर्फ भूगोल के स्तर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी नेपाल के बहुत नज़दीक है। लेकिन कैसे नेपाल को हमने दूर किया है लगातार? तो कहने का मतलब यह है कि सार्क के तमाम देशों को अगर देखा जाए तो बहुत बुरी स्थिति है और दो झगड़ालू पड़ोसियों की तरह हम बिहेव करते हैं। और जैसे लगता है कि अगर सोशल गैदरिंग में कहीं एक दूसरे से आमने सामने हो जाती हैं दो पड़ोसने जो झगड़ालू हैं, तो वो बात नहीं करती हैं, लेकिन देखती हैं कि नहीं बहुत सारे लोग हैं तो चलो एक बार हाथ मिला लो। इस तरह का हाल है। हमने काठमांडू में देखा, हमने यहाँ भी देख रहे हैं। वो तो बार बार रेड लाइन हम खींचते हैं डिप्लोमेसी में, न जाने कितनी रेड लाइन्स हमारे पास हैं। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत के हुक्मरानों का जब तक मिजाज नहीं बदलता है, अपनी समस्याओं को लेकर जब तक पर्सपेक्टिव में गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज नहीं आता है, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। देखिए, नवाज शरीफ भी बड़े खुश हैं। नवाज शरीफ इतनी सारी समस्याओं से घिरे हैं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पैदा करने वाले जितने आतंकी समूह हैं, चाहे वो हाफिज सईद हों, चाहे जितने लोग हों, उनकी खुराफात की पूरी छूट जो है नवाज शरीफ को कवच पेश कर रही है। एक ऐसा कवच जो अपनी डोमेस्टिक जो उनका घरेलू मोर्चा है उस पर फंसे हुए प्रधानमंत्री के लिए मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी आपका, सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो साफ तौर पर गृह मंत्री ने हालांकि वहां जाने का फैसला किया तमाम विरोधी हालात होने के बावजूद, लेकिन उस सब के बावजूद लगता नहीं है कि बहुत कुछ उनके हाथ आया या बहुत ज़्यादा कोई ज़मीनी जो है हकीकत या ज़मीनी कार्रवाई हो पाई है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।